नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है आपका, इस पे हम झारखंड टेट, पीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, उसका आज का हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वंश है। और आप जानते हैं, ये जो संगम युग है, इसमें 3 वंशों का नाम आता है, चोल, चेर और पांड्य, है ना। इसका काल मैंने क्या बताया था, तो 100 से 250 ईस्वी संगम काल का समय रहता है, ठीक है। और पांड्य ने, क्योंकि पांड्य जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा समृद्ध थे, सबसे ज़्यादा धनी थे, और इन्होंने ही यह 3 संगम को बुलाया था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में चेर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। केरल पुत्र किसे कहा गया, तो अशोक की जो द्वितीय अभिलेख है, उसमें चेर को केरल पुत्र कहा गया। चेरापद जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें चेर को कहा गया। तो आज हम अपने सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, सेकेंड वंश को पढ़ेंगे, वो है पांड्य। चोल, देखिए चोल इससे पहले पढ़ना था, लेकिन चोल जो है ना, वो काफ़ी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पांड्य को बता दूँ, समझा दूँ। तो पांड्य, आप चित्र में यहाँ पर पांड्य को देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका चेर, ठीक है, और इसके बाद है पांड्य, ठीक है, और इसके ऊपर आता है चोल, ठीक है, याद रहेगा आपको। और ये तीनों है ना, ये तीनों कावेरी नदी के नीचे है, दक्षिण भाग में है, ठीक है। तो पांड्य, पांड्य की सबसे पहले तो पांड्य की राजधानी मदुरै रहती है, ठीक है। और तीनों संगम काल का जो खर्च रहता है, इन पांड्य ने ही, पांड्य के जो राजा रहते हैं, उन्होंने ही खर्च उठाया था। पांड्य का मतलब होता है सबसे प्राचीन, पांड्य का मतलब होता है सबसे प्राचीन, लेकिन ये थे सबसे धनी, सबसे अमीर थे, सबसे समृद्ध थे, ठीक है। और इन्होंने तीनों संगम काल इन्होंने ही संपन्न कराया था। और ये जो सत्ता थी ना, ये मात्र सत्तात्मक थी। अब आप ये बताइए, मात्र सत्तात्मक आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। फिर हमने पढ़ा सातवाहन वंश, ठीक है, पढ़ा था गौतमी सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, है ना, ये मात्र सत्तात्मक थी। और अब हम ये नए जानेंगे कि पांड्य जो थे ना, वो भी मात्र सत्तात्मक रहते हैं। यहाँ की विशेषता क्या थी? सबसे पहले मैं आपको संपूर्ण कहानी बता दूं, फिर हम किताब के माध्यम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये मोतियों के व्यापार के लिए जाना जाता था, और ये इतने समृद्ध थे कि इनका जो व्यापार था ना, वो रोम तक गया। और रोम के राजा कौन रहते हैं? आगस्टस। आगस्टस जो थे, आगस्टस को दूत और संदेश भेजा गया, ठीक है। और आगस्टस के राजा के नाम पर ही ये जो आपका मंथ चलता है ना, अगस्त, उन्हीं के नाम पर अगस्त का महीना नाम रखा गया है, ठीक है। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था मछली। चेर का चिन्ह रहता है धनुष, दिख रहा है आपको? चेर का निशान धनुष रहता है, पांड्य का रहता है मछली, ठीक है, मछली रहता है। और सबसे योग्य राजा रहते हैं। इंडिका से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने समुद्र पूजा को इन्होंने आरंभ किया। किसने करवाया था? नेडुजेलियन ने। समुद्र पूजा प्रारंभ किसने किया? नेडुजेलियन ने समुद्र पूजा को प्रारंभ किया। और पत्नी पूजा किसने करवाया था, बताइए? पत्नी पूजा किसने प्रारंभ करवाया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो समुद्र पूजा नेडुजेलियन ने आरंभ करवाया था, ठीक है। और ये काफ़ी प्रतापी राजा था। इसने 5 राजाओं को हराया था। और मदुरै जो है, उसी में है मीनाक्षी मंदिर, है ना, काफ़ी सुंदर भव्य मंदिर है, आप आज भी इसे देख सकते हैं। और मदुरै को ही त्योहारों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों का शहर मदुरै को कहा जाता है। मदुरै पांड्य की राजधानी रहती है, मीनाक्षी मंदिर यहीं पर है। और समुद्र पूजा प्रारंभ पांड्य ने करवाया था, ठीक है। इतनी सारी आपको जानकारी मिल गई। अब हम किताब के माध्यम से जानते हैं कि कहानी क्या है। तो पांड्य राजा का उल्लेख सर्वप्रथम आपको मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और उसने कहा कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है।
पांड का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन मतलब पुराना। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पन्नी के अष्टाध्यायी में मिलता है। पन्नी के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगास्थनीज पांड्य राज का उल्लेख माबर नाम से किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। पांड्य राज जो है ना वो भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें अनुमानतः तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै जिले शामिल हैं। इसकी राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का उल्लेख है। और पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह जो है वो एक प्रकार की मछली कार्प रहती है। इसके शासक कौन थे? तो सबसे पहले शासक है नेडियोन, 210 ईस्वी इसका रहता है काल। पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन प्रथम शासक रहता है। इसका अर्थ होता है लंबा आदमी। तो नेडियोन ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई, परंतु इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है। ठीक है। उसके बाद आता है पलसाले मुदुडुबी। इसने पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलसाले का अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाओं को बनाने वाला, और इसने यज्ञ किया। महेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की। ठीक है। फिर आता है नेडुजेलियन। कौन आता है? नेडुजेलियन। तो यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था और इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तेलियाल गानम। तो देखिए मैंने आपको ये नाम में कन्फ्यूजन के चलते मैंने बता दिया। नेडियोन ने समुद्र की पूजा प्रारंभ की। नेडियोन ने समुद्र की पूजा प्रारंभ की और नेडुजेलियन ने, जो मैंने कहा कि 5 राजाओं को हराया था, वो नेडुजेलियन रहता है। ठीक है। अब ये युद्ध क्या था जिसके बारे में अभी मैंने बताया, वो था तेलियाल गानम। तो ये जो युद्ध था ना, इसमें विजयी होने के कारण नेडुजेलियन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चेर शासकों और अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया था। और इस युद्ध में इसने चेर शासक हाथी की आंख वाला मतलब शेय को बंदी बनाकर पांड्य राज में बंदी गृह में मतलब जेल में डाल दिया। इस विजय के बाद इसने तेलंगाल गानम की उपाधि धारण किया और प्रसिद्ध ग्रंथ मेदूर कांची में नेडुजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि नेडियोन ने समुद्र की पूजा प्रारंभ की। नेडुजेलियन ने 5 राजाओं को हराया जिसमें चोल और चेर भी थे। उसके बाद इसने तेलियाल गानम का उपाधि धारण किया। ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, वह कवियों विद्वानों का संरक्षण भी रहता है। नकीर, शामुडिमरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पदिकारम, काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी अच्छी पुस्तक है शिल्पदिकारम। ठीक है। शिल्पदिकारम के नायक कोलन को मृत्यु दंड दिया गया था। इसकी कहानी क्या है हम इसे आगे आपको बताएंगे। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो इसमें इसकी पत्नी पुत्री के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है कोरकई। यह नेडुजेलियन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई रहता है, सिंहासन पर बैठता है और इसकी मृत्यु जो है वो भित्ति चित्र किसको कहते हैं? दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो इसकी मृत्यु है ना वो भित्ति चित्रों को देखते हुए हो गई, इसलिए इसे काफ़ी लंबा नाम है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। चित्रित मरदुत्र जीयवर्णम वमरन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अंतिम पांड्य शासक आता है, वो है नेलिवकोडन, और इसका प्रमाण नतनार की कविता में मिलता है। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता है और इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजा था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पांड्य है ना वो भी समाप्त होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा चेर के बारे में, फिर हमने पढ़ा पांड्य के बारे में। चलिए हम यहाँ पर पांड्य के बारे में जान लेते हैं। पांड्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, और वो है कि पांड्य का जो क्षेत्र रहता है वो तमिलनाडु कावेरी नदी पे रहता है। रामनाथपुरम अवस्थित है। इसका मतलब होता है प्राचीन राजधानी रहती है इसकी मदुरै। समुद्री राजधानी कोरकई रहती है। प्रथम शासक नेडियोन, इसने समुद्र की पूजा करवाई। उल्लेख कहाँ से मिलता है? इंडिका से।
इसका उपनाम रहता है दक्षिणी राज्य और इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन देश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो सबसे समृद्ध सबसे बड़ा वंश रहता है चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।